जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का मेंस का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप लोग को जो भी समस्या है आंसर राइटिंग करने के दौरान जो आ रही है बताने का प्रयास कीजिएगा। हम भी जो है उसको जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल बिगनर हैं, भाई आप लोग प्रीलिम से कभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कीजिएगा। जब भी स्टार्ट कीजिएगा मेंस से कीजिएगा। यहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यदि आप इसका तैयारी कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स का तैयारी हो रहा है। और लास्ट का 1-2 महीना यदि आप प्रीलिम्स के लिए लगिएगा तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन 1-2 महीना में आपका मेंस नहीं होने वाला है। तो मेंस उसी का फाइनल होता है ना जो कंटिन्यू बेसिस पे काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह हम लोग स्टार्ट किए थे आंसर राइटिंग सेशन का प्रीवियस क्वेश्चन का, जो आपका छठा जेपीएससी का था, तो हम लोगों ने पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप ये देख पा रहे होंगे, इसका जो एक सेशन कंप्लीट हो चुका था। दूसरा में हम लोगों ने आंसर राइटिंग सेशन में स्टार्ट किया था चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, जो एंशिएंट हिस्ट्री का था। इसका आंसर राइटिंग हो चुका था। और हम लोग आज देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह मध्यकाल का है, मेडिवल हिस्ट्री का है दोस्तों। जब भी आलोचना आएगा ना तो आलोचना किसी भी इंसान का या किसी भी संस्था का या किसी भी व्यक्ति का यदि करना होता है तो उसमें कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, और लास्ट में अपना एक निष्कर्ष लिखना होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग आज का सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यही आपका क्वेश्चन है, आया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसमें हम लोग देखेंगे भूमिका, फिर देखेंगे अवधारणा, फिर देखेंगे इसका सांकेतिक मुद्रा जारी करने का पॉजिटिव पक्ष क्या कारण था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आलोचना या फिर इसका असफल होने का क्या कारण था। और अंत में हम लोग देखेंगे इसका जो है निष्कर्ष कि कंक्लूजन, कि इसमें क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो ये पूरा आंसर राइटिंग 5 भाग में डिवाइडेड है। और ये आप जो देख रहे हैं आंसर राइटिंग, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी और मेडिवल हिस्ट्री का जो सतीश चंद्रा का जो बुक है उनसे लिया गया है। और बहुत सारे फैक्ट जो है आपका बर्नवाल जो है महेश कुमार बर्नवाल की जो किताब है एनसीईआरटी बेस्ड, उससे लिया गया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए बार बार आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसको एमबीटी कर दीजिएगा, तो बार बार आपको लिखना ना पड़ेगा। एक बार एमबीटी आप कर दीजिएगा तो एग्जामिनर जान जाएगा कि यही लिखेगा बार बार। इसका मतलब क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक होता है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी 1325 से लेकर 1351। जब भी आप हिस्ट्री का आंसर राइटिंग कीजिएगा इस तरह का डेटा जरूर डालिएगा, क्योंकि ये सब डालने से क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। 2-4 नंबर भी यदि आपको एक क्वेश्चन में लोग और ज़्यादा मिलता है ना तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा। 1325 से 1351, इसका मतलब ये हो गया कि इसका पीरियड जो था शासन करने का 1325 से लेकर 1351 के बीच था। एमबीटी एक अत्यंत विवादास्पद किंतु बौद्धिक एवं दूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ये जो है ना एमबीटी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन विद्वान होने के साथ जो भी काम ये इम्प्लीमेंट किए हैं उनका एक भी काम जो है सफल नहीं हुआ। इसीलिए हमेशा जो है इनका पीरियड जो है टेन्योर जो है विवादास्पद के रूप में रहा। इसके शासनकाल में किए गए अनेक प्रशासनिक प्रयोगों जैसे हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सैन्य अभियान की तरह सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी भी एक ऐसा प्रयोग था जिसने भारत इतिहास में एक असाधारण मोड़ प्रस्तुत किया। इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है। यदि आप यहाँ पे सिर्फ आपको परिचय देना है कि एमबीटी जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एमबीटी यानी 1325 से लेकर 1351 एक अत्यंत विवादास्पद किंतु बौद्धिक एवं दूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। इसके शासनकाल में किए गए अनेक प्रशासनिक प्रयोगों जैसे राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सैन्य अभियान की तरह सांकेतिक मुद्रा भी एक ऐसा प्रयोग था जिसने भारत इतिहास में एक असाधारण मोड़ प्रस्तुत किया। अब ये हो गया आपका इसका परिचय। अब ये अवधारणा इसके मन में, मोहम्मद तुगलक के मन में सांकेतिक मुद्रा की नीति की विचारधारा कहाँ से आई, तो ये अवधारणा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एमबीटी ने सोने और चांदी की भारी कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। उसके पीरियड में क्या हुआ था कि बहुत सारे काम हो रहा था तो सोना और चांदी का कमी आ गया था, तो उस कमी को दूर करने के लिए टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा जो है जारी की गई थी। एमबीटी ने 1329
एमबीटी ने 1329-30 ईस्वी के आसपास चीन के युआन वंश, कहाँ से, युआन वंश में प्रचलित कागजी सांकेतिक मुद्रा से प्रेरणा लेकर भारत में तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के टका के समान मूल्य देकर चलाने का निर्णय लिया। क्या होता है कि एमबीटी के शासनकाल में सोने और चांदी का भारी कमी आ जाता है, तो वो क्या करता है, इसको दूर करने के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी करता है और ये स्टार्ट होता है 1329-30 में। देखिए पीरियड इसका कब से है, 1325 से लेकर 1351 तक। अब स्टार्ट कब होता है, 1329 से लेकर 1330 तक। इस तरह आपको डालते रहना है कंटेंट, जो भी डिमांड रहेगा। और ये जो प्रेरणा उनके मन में आती है, चीन के युआन वंश में प्रचलित कागजी यानी सांकेतिक मुद्रा से प्रेरणा लेकर भारत में तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के टका के समान मूल्य देकर चलाने का निर्णय लिया। अब इसको आप इस तरह भी यहाँ पे डायग्राम बना के फ्रेमिंग करके लिख सकते हैं कि असली मुद्रा इज इक्वल टू सांकेतिक मुद्रा। अब असली मुद्रा क्या था, तो चांदी का टका, और सांकेतिक मुद्रा क्या था, तो तांबा और पीतल के बराबर था। यानी चांदी का जो पैसा था वो तांबा और पीतल के बराबर करने का निर्णय लिया गया था सांकेतिक मुद्रा में। अब यहाँ तांबा और पीतल किंतु वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार, मतलब वैध मुद्रा क्या हो गया कि चांदी के मूल्य के बराबर ही तांबा और जो है पीतल का मूल्य को वैल्यू दिया गया था। अब इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्रेमिंग कर दिया गया है। यह एक प्रकार से फिएट मनी का प्रारंभिक रूप था। फिएट मनी का शुरुआत जो है आपका यहीं से माना जा सकता है, जिसमें मुद्रा का मूल्य धातु के वजन से नहीं बल्कि राज्य के विश्वास से तय होता था। यानी तांबा और पीतल की जो मुद्रा थी वो चांदी के ही टका के समान थी और वो एक लीगल मनी था, यानी वैध मुद्रा था। और यह एक प्रकार से फिएट मनी का प्रारंभिक रूप था, जिसमें मुद्रा का मूल्य धातु के वजन से नहीं बल्कि राज्य के विश्वास से तय होता था। अब यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन, इसका उदाहरण। अब इसका जो है जारी करने का, सांकेतिक मुद्रा जारी करने का कारण या पक्ष, यानी कि इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या था। तो वित्त संकट और राजकोष की कमी पहला था जारी करने का रीजन। दूसरा, चांदी की उपलब्धता में गिरावट, चांदी जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तीसरा, व्यापार और मुद्रा का विस्तार। और चौथा, आर्थिक नियंत्रण का केंद्रीकरण। तो क्या क्या पॉइंट हो जाएगा इसका जारी करने के पक्ष में, वित्त संकट और राजकोष की कमी पहला। दूसरा, चांदी की उपलब्धता में गिरावट। तीसरा, व्यापार और मुद्रा का विस्तार। और चौथा, आर्थिक नियंत्रण का केंद्रीकरण। अब यहां देखिए पहला पॉइंट हम लोग डील करेंगे, वित्त संकट और राजकोष की कमी। वित्त संकट और राजकोष की कमी। उत्तर भारत में लगातार सैन्य अभियानों, दक्कन को जीतने का प्रयास और विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए अत्यधिक खर्च हो रहा था और चांदी की कमी से राजकोष दबाव में था। यहाँ कुछ भी आपको आलतू फालतू बात नहीं लिखना है, कुछ यहाँ एडवांस नहीं लिखना है, जो आंसर का डिमांड है उसके अनुरूप लिखना है। यदि इस पे लिखा जाए तो इसी में 2 पेज लिखा जाएगा, तो आपको जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी के अनुरूप आंसर को लिखना है। वित्त संकट और राजकोष की कमी। उत्तर भारत में लगातार सैन्य अभियान चल रहा था एमबीटी का, दक्कन को जीतने का प्रयास बार बार किया जा रहा था और उसके साथ ही उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, उसको संभालने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था और चांदी की कमी से राजकोष दबाव में था। कल्याणकारी योजनाओं के चलते भी शाही खजाना खाली हो रहा था। बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं भी चलती है, उसके लिए जो शाही खजाना खाली हो रहा था। तो ये इसका हो गया कारण कि इस कंडीशन में ये जो है देखा कि नहीं हम जो है ले आते हैं टोकन मनी को। दूसरा यहाँ पॉइंट है, सोने चांदी की उपलब्धता में गिरावट। सोने और चांदी जो उपलब्ध नहीं होने पा रहे थे उसमें गिरावट आ गया। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में आर्थिक अस्थिरता और व्यापार मार्गों में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, जिससे भारत में सोने चांदी का आयात घट गया था। इसके साथ ही एमबीटी ने देवगिरी, राजधानी स्थानांतरण तथा अन्य अभियानों में भी धातु खर्च की थी। ये क्या हो गया, एक तो सोने चांदी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के रास्ते आर्थिक अस्थिरता और व्यापार मार्गों में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। क्या हो गया था कि चीन और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में आर्थिक अस्थिरता आ गई। ये सभी नहीं देख रहे हैं, ईरान इराक वाले एरिया में हार्मुज जो है विवाद हो गया है, तो हम लोग यहाँ पेट्रोल नहीं आ पा रहा है। उस तरह से वहाँ पे भी चीन, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में क्या था कि आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, जिससे व्यापार मार्गों में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण भारत में सोने चांदी का आयात घट गया। सोना चांदी आ ही नहीं पा रहा था हमारे यहाँ। इसके साथ साथ ही भारत में एमबीटी ने क्या किया था कि देवगिरी राजधानी स्थानांतरण, इसने अपनी राजधानी
आपका जो है देवगिरी ले गया था, तो उसमें भी आपका जो है पैसा इसको लग रहा था, धन लग रहा था, तो वो भी रीजन था। और अन्य अभियानों में भी धातु खर्च की गई थी, जिस कारण से सोने और चांदी की कमी आ गई थी। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यापार और मुद्रा का विस्तार। एमबीटी चाहता था कि मुद्रा प्रवाह बढ़े और व्यापारी वर्ग सक्रिय हो। एमबीटी चाह ही रहा था कि मुद्रा प्रवाह जो है कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ता रहे और व्यापारी वर्ग जो है सक्रिय रहे। सस्ती धातुओं से उसे मुद्रा निर्माण व्यवहारिक उपाय लगा। अब सस्ती मुद्रा रहेगा तो क्या होगा ना कि लोग जो है सबके पास अवेलेबल हो जाएगा, अच्छा से जो है व्यापार हो जाएगा। उसका मानना था कि सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। वो सोच रहा था कि यदि सांकेतिक मुद्रा को हम लाते हैं, सोना चांदी हमारे पास अभी है नहीं, तो तांबा पीतल का यूज करके क्या करते हैं, व्यापार और वाणिज्य को हम बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था बाद में। और अंतिम है आर्थिक नियंत्रण का केंद्रीकरण। सांकेतिक मुद्रा से वह राज्य को मुद्रा व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण देना चाहता था और यह एक आधुनिक राज्य की तरह, मतलब जो आर्थिक नियंत्रण का केंद्रीकरण था वो चाह रहा था कि सांकेतिक मुद्रा से वह राज्य को मुद्रा व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण देना चाहता था एक आधुनिक राज्य की तरह। तो ये आपका ना एक आपका इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लेकिन इसका आलोचना, सांकेतिक मुद्रा नीति के असफल होने के कारण यह आलोचना, क्या रीजन रहा इसका, तो इसमें आपका 5 पॉइंट है। राज्य की विफल नियंत्रण व्यवस्था पहला, दूसरा नकली मुद्रा का विस्फोट, तीसरा जनता का विश्वास का टूटना, और चौथा आर्थिक अराजकता, और पांचवा जल्दबाजी और प्रशासनिक उथल पुथल। क्या था आलोचना, क्या था असफल होने के कारण, तो राज्य की विफल नियंत्रण व्यवस्था थी, दूसरा नकली मुद्रा का विस्फोट, तीसरा जनता का विश्वास का टूटना, चौथा आर्थिक अराजकता, और पांचवा जल्दबाजी और प्रशासनिक उथल पुथल। ये इसका जो है कारण था असफल होने का। अब हम लोग इसको डील करेंगे आसान शब्दों में और चयनित शब्दों में। राज्य की विफल नियंत्रण व्यवस्था, राज्य की विफल नियंत्रण व्यवस्था। चीन में कागजी मुद्रा सफल हुई क्योंकि वहाँ सख्त नियंत्रण, नकली मुद्रा बनाने पर कड़ी दंड, सरकारी मोहरों की जटिल व्यवस्था मौजूद थी। चीन में ये व्यवस्था सफल हो गई। रीजन क्या है कि वहाँ पे ना कागजी मुद्रा जो है बनाने जो सरकारी नियंत्रण पे था, दूसरा जो यदि कोई गलत तरीका से बना रहा है तो उस पर दंड था, सख्त नियंत्रण था, ये सब रीजन था वहाँ पे सफल होने का। लेकिन क्या होता है, परंतु भारत में तुगलक ऐसे नियंत्रण स्थापित न कर सका। जिस तरह चीन में प्रावधान था वो प्रावधान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया तुगलक। टकसालों पर भी राज्य नियंत्रण स्थापित न हो सका। टकसाल उसको कहा जाता है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। जैसे वर्तमान में भारत में भी जो है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, वहाँ पे टकसाल बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो सरकारी टकसाल था एमबीटी का पीरियड में, वहाँ भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला है नकली मुद्रा का विस्फोट। जो सबसे ज़्यादा वीवीआई पॉइंट यहाँ बनता है यही है, नकली मुद्रा का विस्फोट। उसके पीछे जो है एमबीटी का जो सांकेतिक मुद्रा था उसको यदि सफल नहीं हो सका तो उसका रीजन यही था, नकली मुद्रा का विस्फोट। तांबे पीतल के सिक्के आसानी से बनाए जा सकते थे। लोहार, सुनार व्यापारी ने बड़ी मात्रा में नकली सांकेतिक मुद्रा या फिर नकली सांकेतिक सिक्के बना लिए। रीजन क्या था कि तांबा पीतल हर जगह उपलब्ध था, सोना चांदी तो नहीं था। सोना चांदी थोड़ा महंगा था, तांबा पीतल आज भी देख रहे हैं कितना आसान है मिलना, तो उस वक्त भी था। तो लोहार, सुनार और व्यापारी वर्ग ने क्या किया, बड़ी मात्रा में नकली सांकेतिक मुद्रा बना लिया। इसके स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कि मुद्रा बाजार में अविश्वास आ गया पहला, दूसरा महंगाई बढ़ गई, तीसरा राजकोष की हानि तेजी से बढ़ी। ये सब इसके परिणाम स्वरूप हुआ। इस तरह आप भी लिख दीजिएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा देखने में भी और नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। अब क्या हो गया, न तो सिक्के के निर्माण में कोई राज्य के चिन्ह था यहाँ पे और ना ही प्रशासनिक निगरानी। अब जैसे भारत का सिक्का है तो भारत का यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा जो है चिन्ह है, अशोक चक्र है। तो उस वक्त का जो सिक्का था एमबीटी का, वो ना तो सिक्के के निर्माण में कोई राज्य के चिन्ह था और ना ही प्रशासनिक निगरानी। ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बनाने लगे और सिक्का जो है बाढ़ आ गया एक तरह से उसके समाज में, उसके पीरियड में, उसके देश में पूरा सिक्का का बाढ़ आ गया। अब यहाँ तीसरा नंबर में पॉइंट क्या है, जनता का विश्वास टूटना। मुद्रा केवल राज्य के आदेश से नहीं चलती, उसके पीछे जनता का विश्वास भी जरूरी होता है। जब व्यापारियों ने सांकेतिक मुद्रा लेने से इनकार करना शुरू किया तो व्यवस्था चरमरा गई। अब जैसे लोग लेगा ही नहीं, जैसे अभी 1 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा था तो सरकार बोला ना कि 1 रुपये सिक्का मेरा सिक्का सबको लेना पड़ेगा। अब मान के चलिए लोग सिक्का ही नहीं लेगा उस वक्त, तो क्या होगा, स्थिति खराब हो जाएगा ना। तो इस तरह वहाँ पे होने लगा। साथ ही लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के जमा करना शुरू कर दिए, जिसके कारण शाही राजकोष में मुद्रा का अभाव हो गया। ये था 3rd नंबर पॉइंट।
4 नंबर पॉइंट क्या है, आर्थिक अराजकता। अब इसको इस तरह लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आर्थिक अराजकता, बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। इससे क्या हुआ कि बाजार बाधित हुआ, पहला। दूसरा, कर राजस्व कम हुआ। तीसरा, किसान, व्यापारी, शिल्पियों सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। चौथा, राज्य को कर चांदी में चाहिए थे परंतु चलन में लगभग चांदी गायब हो गई थी। आर्थिक अराजकता में इस तरह लिखेगा कि बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या, बाजार बाधित हुआ, बाजार अच्छा से नहीं चल रहा था। कर राजस्व कम हुआ, टैक्स कम वसूला जा रहा था। तीसरा, किसान, व्यापारियों, शिल्पियों सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई क्योंकि उसके पास जो है पैसा ही नहीं आ रहा था तो व्यापार नहीं हो पा रहा था। चौथा नंबर पॉइंट है, राज्य को कर चांदी में चाहिए थे परंतु चलन में लगभग चांदी गायब हो गई थी, लोग छुपा छुपा के रखना शुरू कर दिए थे। तो ये सब आपका पॉइंट था इसमें। और अंतिम पॉइंट है जल्दबाजी और प्रशासनिक कमजोरी। कोई भी काम जल्दीबाजी करने से क्या होता है ना, वो अच्छा से होता नहीं है। और दूसरा था प्रशासनिक कमजोरी। तुगलक के प्रयोग बौद्धिक थे परंतु अमलीकरण में जल्दीबाजी और प्रशासनिक कमजोरी थी। तुगलक जो सोच रहा था वो बहुत बढ़िया चीज़ था लेकिन उसको लागू करने में बहुत जल्दीबाजी हो गई। और दूसरा, प्रशासनिक कमजोरी, जो लोग थे प्रशासन में वो चोरी चमारी करने लगे, इस कारण ये अच्छा से लागू नहीं हो पाया। मुद्रा बाजार सुधार जैसे जटिल आर्थिक प्रयास एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण की मांग करते हैं। यह तुरंत करने वाला चीज नहीं है, थोड़ा समय लेके आसानी से धीरे धीरे करने का चीज था। जबकि तुगलक के शासन में विद्रोह, असंतोष और राजनीतिक उथल पुथल निरंतर चलती रही। परिणामतः क्या हो गया कि कुछ महीने में स्थिति भयावह हो गई या चरमरा गई। एमबीटी को सांकेतिक मुद्रा वापस लेने, जनता द्वारा लाए गए तांबे पीतल के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ पे फिर देखिए हल्का सा लिख दिया गया है इसमें, इससे राज्य के खजाने पर विशाल बोझ पड़ा और आर्थिक संकट बढ़ गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग प्रशासनिक और आर्थिक विफलता का प्रमुख उदाहरण बन गया। तो जब भी आप लिखिएगा ना इस तरह फ्रेमिंग करके लिखिएगा, हमेशा इस तरह मत लिखिएगा। इस तरह लिखने से क्या होगा कि आपको कहानी की तरह लगेगा और एग्जामिनर जो सोचेगा कि ये भाई बिल्कुल कहानी लिख के आया है, रटा रटा है चीज़, तो नहीं, उसी चीज़ को ना हल्का सा मॉडिफाइड करके लिखिएगा ना तो आपको स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। और जब अट्रैक्टिव लग गया आपका आंसर राइटिंग, यदि पहला ही क्वेश्चन में आप अट्रैक्ट कर लिए कोई भी एग्जामिनर को तो आपको ज़्यादा ही नंबर देगा हर एक क्वेश्चन में और वो कंपेयर में। तो अट्रैक्टिव करने का तरीका यही सब है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा गया तो इसको इस तरह लिख दिया गया, यहाँ पे देखिए लिखा गया तो इस तरह डायग्राम बना दिया गया। देखिए यहाँ पे जो आप देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में कि ये जो लिखा गया ये देखिए पूरा आपका लेआउट टाइप का लिख दिया गया। तो एग्जामिनर को टाइम ही नहीं लगेगा कॉपी चेक करने में आपका। तो जब टाइम ही नहीं लगेगा ना तो आपको नंबर ज़्यादा देगा। हमेशा जो चाहता है ना कोई भी इंसान कि हमको आसानी से बनाया बनाया चीज़ मिले, अब उनको पका पकाया चीज़ दीजिएगा ना तो आपके नंबर ज़्यादा देगा, उसके पास कॉपी ज़्यादा रहता है। अब 1500 कॉपी जाएगा उनके पास तो 1500 कॉपी में कोई तो कॉपी मिलेगा उनको जहाँ पे उनको लगेगा यार ये बहुत बढ़िया काम करके आया है। तो आप इस तरह काम करके जाइए, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए निष्कर्ष, कंक्लूजन। अरे कंक्लूजन जब भी देना है जो आप लिखे हैं उसको मिला के अपना कुछ दिमाग लगाना है। और कंक्लूजन हमेशा अभी का जो होता है ना लेआउट, जैसे अभी जो करंट में है वो करंट को ढाल देना है उसमें हल्का सा, तो आपको ना लगेगा नहीं लड़का जो है भाई जो कैंडिडेट है वो क्या है कि इसको नॉलेज है, वो अभी से इसको रिलेवेंट कर दिया है। अब देखिए कंक्लूजन, एमबीटी की सांकेतिक मुद्रा योजना भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण परंतु विफल आर्थिक प्रयोग था। महत्वपूर्ण था लेकिन क्या हो गया, विफल हो गया था। यह योजना उसकी बौद्धिक क्षमता और नवोन्मेषी सोच का प्रदर्शित करती है किंतु इसके प्रशासनिक कमजोरी, जनता के विश्वास की अनदेखी और नियंत्रण व्यवस्था के अभाव ने इसे विनाशकारी बना दिया। बहुत सारा रीजन था इसका लॉस होने का जो यहाँ पर उपरोक्त में लिखा गया था, यहाँ भी लिख दिया गया। परिणाम स्वरूप वित्त व्यवस्था चरमरा गई और तुगलक की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति हुई। फिर भी अब देखिए यहाँ पे हो गया, वो सब जो था वो आपका पीछे लिखा हुआ था वहीं पे इसको डील कर दिया गया, लेकिन अब आपको यहाँ पे सुझाव देना है, विचार देना है। फिर भी यह प्रयोग मध्यकालीन भारत में आर्थिक विचारों के विकास, शासन में नवाचार की इच्छा और मुद्रा नीति के महत्व का एक ऐतिहासिक प्रयास था। तो आप देख रहे हैं कंक्लूजन जो है मिला जुला मिला के एकदम अच्छा से लिख दिया गया है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, यदि आलोचना पूछा है तो नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, यदि विशेषता पूछा है तो सीधा विशेषता पे आइएगा। डायग्राम आपका मैपिंग का जगह, मैपिंग का जगह नहीं दे, इसको मैप नहीं बनाया है, मैपिंग करना हो तो मैपिंग कर लीजिएगा। मतलब आपका एक आंसर बिल्कुल दुल्हन की तरह सज के जाना चाहिए एग्जामिनर के पास।
यदि आप वहाँ पे चला गया ना तो आपको 40 नंबर में 32 नंबर मिल जाएगा। 30-32 नंबर एक क्वेश्चन मिलना बहुत है, और यदि उतना मिलता है ना तो आप सोचिए कि बहुत ऊपर चल जाएंगे, यानी टॉप 50 में आप आ जाएंगे। तो इस तरह करके आपको कंटिन्यू बेसिस पे आंसर राइटिंग करना है। और दोस्तों अगला जो टॉपिक हम आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे वो रहेगा आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये क्वेश्चन रहेगा अगला क्लास में। तब तक के लिए जोहार। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आप लोग का आंसर राइटिंग में किस तरह चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, तैयारी कैसे कर रहे हैं, जो भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जोहार। जय झारखंड।